तो सबसे पहला हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 का लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। मास कैन नाइदर बी created nor be destroyed during a chemical reaction। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का मास कम या ज्यादा नहीं हो सकता। जितना वजन आपने लिया है उतना ही रहेगा। मिसाल के तौर पर आप 10 किलो चावल से बिरयानी बना रहे हैं। क्या यह मुमकिन है कि बनने के बाद चावल 10 किलो की जगह 12 किलो हो जाए या 8 किलो हो जाए? उतने ही रहेंगे। क्या ख्याल है? क्या कहते हैं बेटा आप लोग? नो सर। आवाज आ रही है मेरी? आप सबकी तरफ से चाहिए, एक दो लोगों की तो आवाज आ रही है, बाकी तो माशाल्लाह अभी तक शायद सो रहे हैं। तो जरा सोने से गुरेज कीजिए। नींद आ रही है तो मसला नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, बाद में जब जाग जाओ आंखें प्रॉपरली खुल जाएं तो रिकॉर्डिंग देख लेना। खुद के साथ धोखा ना करो। अच्छा, अब मैं इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देख लेता हूं। प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। और प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हमारे पास लेंडोल्ट एक्सपेरिमेंट भी कहलाता है। अच्छा, लेंडोल्ट एक्सपेरिमेंट में क्या सिलसिला है बेटा? लेंडोल्ट नाम का एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट ने एक एच शेप की ट्यूब ली और उन दोनों ट्यूब्स के दोनों लिम्स में दो अलग अलग केमिकल्स भर दिए। एक में भरा उन्होंने AgNO3, दूसरे में भर दिया HCl। अच्छा, ऐसा किस लिए किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि AgNO3 और HCl ये दोनों चीजें बेटा आपस में बहुत अच्छे से रिएक्शन कर लेती हैं। उसके बाद क्या किया है लेंडोल्ट साहब ने? पहले तो इन मतलब एच शेप ट्यूब में लिक्विड्स को फिल किया। लिक्विड्स को फिल करने के बाद उसमें इन्होंने ये इसको एच शेप ट्यूब को उठाकर इन्होंने तराजू पे रखा। तराजू पे रखकर जब इसका वेट किया तो उन्होंने देखा कि इन दोनों के इन्होंने मॉलिक्यूलर मास के मुताबिक लिक्विड लिया था यहाँ पर। यानी सिल्वर का मास जैसे होता है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मास की कर दूं, सिल्वर का मास 108, नाइट्रोजन का मास 14, तीन ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तीन ऑक्सीजन का 48। तो तीनों को अगर आप प्लस कर लें तो ये बन जाता है, कितना बन जाता है ये? तो इसको दिए 110 और 12 इधर आए तो 60, 170 बन जाता है ये। और HCl का मास 36.5 होता है टोटल। अब इन दोनों का जब टोटल निकालोगे तो हो जाएगा 206.5। तो इन्होंने जब तराजू पे इस
ट्यूब को तोला तो उसका वजन आ रहा था 206.5। अच्छा, बना क्या है इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में, जब इन दोनों को इन्होंने शेक किया तो ये लिक्विड यहां से इस तरफ बीच में आया और ये लिक्विड यहां से इस तरफ बीच में आया। दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ करीब आए, मिक्स होकर एक ने बना दिया, दोनों ने AgCl बन गया और HNO3 बन गया। अब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने दोबारा तराजू पर वजन किया तो अब लॉ क्या कह रहा है, लॉ के मुताबिक वजन अब दोबारा उतना ही आना चाहिए जितना पहले आया था। देख लेते हैं। सिल्वर का मास होता है 108, क्लोरीन का मास होता है 35.5, दोनों को प्लस कर लो बेटा, ये हो जाता है 143.5। हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का 14 और तीन ऑक्सीजन का 48 होता है। तीनों को प्लस कर लो, कितना हो जाता है, ये हो जाता है 63। अब इन दोनों को जब टोटल प्लस करोगे तो कितना बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे इन दोनों का टोटल किया था वैसे इन दोनों का टोटल यहाँ कर लो, तो ये हो जाएगा 206.5। इक्वल आ गए? ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है बेटा? यस जी यस सर। अच्छा, ये इक्वल आने का मतलब क्या हुआ, अगर ये इक्वल आ गए तो उसके हिसाब से क्या बन रहा है, ये टोटल मास ऑफ रिएक्टिंग substances is equal to total mass of product। जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का टोटल मास होगा वो टोटल मास होगा उतना ही टोटल मास होगा प्रोडक्ट का। क्लियर बेटा? यस सर। ये आपके पास फाइनल लॉ आ गया इसका। अब दूसरा लॉ देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, इसकी स्टेटमेंट, एवरी सैंपल of a particular compound contains same elements combines every sample of a particular compound, ओहो पर्टिकुलर कंपाउंड मिस कर दिया मैंने यहाँ से। every sample of a particular compound contains the same element combines together in a fixed ratio। मतलब क्या है बेटा इस बात का, मतलब ये है कि इस दुनिया के किसी भी कंपाउंड का आप सैंपल ले लीजिए, दुनिया के किसी भी कंपाउंड का सैंपल ले लीजिए, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वो सेम रहेंगे। मतलब देखो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब आप पानी बेटा कराची से ले लें, अमेरिका से ले लें, या समंदर का ले लें, दरिया का ले लें, बारिश का ले लें, कहीं का भी ले लें, बेटा पानी का फॉर्मूला तो यही रहेगा ना H2O, या बदल जाएगा? क्या कहते हैं आप लोग? ये सेम रहेगा। सेम रहेगा ना, बस यही बात ये सर लॉ कह सेम रहा है। रहेगा। वेरी गुड, बस यही बात ये लॉ कह रहा है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये तो मैंने बहुत ही आसान लफ्जों में समझा दिया। दरअसल ये लॉ इतना आसान है नहीं, मतलब ये तो मैंने फॉर्मूला की बेसिस पे बता दिया ना, लेकिन असल में लॉ मास की बुनियाद पर है। क्या मतलब सर?
बेटा देखो H2O में हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, तो 2 एटम्स का मास कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, तो मास के हिसाब से रेशो क्या है 2:16। अब जब आप कैंसिलेशन करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अगर इस हिसाब से देखूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड कैलकुलेशन क्या आ रही है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 18 ग्राम वाटर बनाता है। सिंप्लीफाइड रेशियो में क्या होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 9 ग्राम वाटर बनाता है। ये सिंप्लीफाइड रेशियो है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 3 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, अब बताओ वाटर कितना बनेगा। बताओ बेटा। 36 16 16 16 16 कैसे, 3 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम वाटर बनेगा। आप ये कह रही हो, तो बाकी कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। बेटा कोई जवाब देना पसंद करेगा, यहाँ पर कोई जाग रहा है या मैं क्लास से बाहर निकाल दूं सबको। सर 15 बनेगा। 15 बनेगा, अच्छा। बाकियों के हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर, यमुना के हिसाब से तो 15 हो रहा है। तैयबा, मनीहा, 19 राइशा, बेटा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, अब नहीं 19 बोलूंगा। सर 19 सर 19 90 यहाँ पे वाटर 18 ग्राम ही बनेगा, 19 नहीं बनेगा। आप लोगों ने 19 इसको इसलिए कहा क्योंकि प्रीवियस दोनों एग्जाम्पल्स में यस आप सर ऑक्सीजन और यस सर हाइड्रोजन के अमाउंट को प्लस कर रहे थे। प्लस इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसका रिलेशन था, स्टैंडर्ड रिलेशन था। 1 ग्राम को जरूरत है 9 ग्राम की, तो अगर हाइड्रोजन को बढ़ाकर हाइड्रोजन को बढ़ाकर 2 ग्राम करूंगा, तो अगर मैंने इसको डबल किया है तो मुझे इसको भी डबल करना पड़ेगा, 9 से 18 करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 2 से बढ़ाकर 3 किया तो मुझे इसको भी 1 गुना बढ़ाना पड़ेगा। इसका 1 गुना 9 ग्राम का है इस रिलेशन के हिसाब से, तो इसको मुझे करना पड़ेगा 27 ग्राम, तब जाके 30 ग्राम पानी बनेगा यहां पर। कुछ बात समझ में आ रही है। ओ सॉरी, ये 16 करना पड़ेगा। ये होगा 8 ग्राम, ये होगा 16 ग्राम और ये होगा 24 ग्राम, तब जाकर ये हो जाएगा 27 ग्राम, इस पर बनेगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन को 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो वो रिएक्ट करेगा। यहां पर प्रोवाइडेड कितनी है भाई, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकती है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 18 ग्राम का प्रोडक्ट बना देगी। सर ये जो बाकी का 1 ग्राम हाइड्रोजन रह जाएगा, बेटा ये जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा रिएक्ट करने के लिए बचा ही रहेगा, ये रिएक्ट नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है कि आपके घर में महीने का राशन आता है, तो पूरे महीने के लिए चाय बनाने के लिए चीनी भी आ जाती है, चाय और मशरूबात बनाने के लिए। अब पहला दिन है महीने का और आपने चाय बनानी है, आप गए किचन में, आपने देखा डब्बा भरा हुआ है चीनी का,
तो डब्बा भरा होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप 1 कप चाय बनाने जा रहे हैं पूरे डब्बे की चीनी डाल दें। जितनी आपको जरूरत है बेटा आप उतना ही डालेंगे ना। ऐसे ही है यहाँ पर भी कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है तो बेटा उसने उतना ही इस्तेमाल करना है। या ये कह लें, उल्टा कह लें, 16 ग्राम ऑक्सीजन को 2 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है तो उसने उतना ही इस्तेमाल करना है, वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। गॉट इट? यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन? बेटा कोई नो सवाल या सर। कंफ्यूजन? ठीक है। अठारह सौ तीन में सर जॉन डेल्टन ने बेटा ये लॉ दिया था। और ये लॉ ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में, देखो दुनिया में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं, 30 करोड़। और एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 118 है, सिर्फ 118। और इन 118 एलिमेंट्स में से भी तकरीबन 50 के करीब ऐसे एलिमेंट हैं जो या तो रिएक्शन नहीं करते हैं या रिएक्शन करते हैं तो बहुत ही गिने चुने से कंपाउंड बनाते हैं, गिनती के। बहुत वाफिर मकदार में ये कंपाउंड्स नहीं बनाते। ठीक है। तो आसान लफ्जों में कहने का मतलब ये निकला कि कोई 60-70 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 60-70 सिर्फ, कि जिनसे पूरी कायनात के कंपाउंड्स बन रहे हैं, पूरी कायनात के। यानी कि 30 करोड़ कंपाउंड्स जिनसे बन रहे हैं सिर्फ कुछ 50-60 कंपाउंड एलिमेंट्स, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अब ठीक है भाई, ये हो गया। अब बात यह है कि अगर सिर्फ 50-60 एलिमेंट्स 30 करोड़ कंपाउंड बनाने जा रहे हैं तो यहां पे रिपीटेशन तो बेटा बहुत ज्यादा हो सकती है। और ये रिपीटेशन जो है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो फिर क्या करें? सवाल ये।
रिपीटेशन नहीं होती, यही ये लॉ बता रहा है। जैसे कि दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ये दो एलिमेंट्स मिलके दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग है। CO में कार्बन का रेशियो 12 होता है, CO2 में भी कार्बन का रेशियो 12 होता है। कार्बन के एक एटम का मास 12, कार्बन के दूसरे इस एटम का भी मास 12। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, और ऑक्सीजन के दो एटम्स का मास 16 + 16 32 हो जाएगा। अगर इसे सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा 12:16 और ये बन जाएगा 12:32। सॉल्व करो। 4 3 जा 12, 4 8 जा 16, 4 3 जा 12, 4 8 सॉरी 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। यहां पर क्या आ रहा है, 3:4 आ रहा है, और यहां पे क्या आ रहा है, 3:8 आ रहा है। बल्कि ये इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं करो ना, तो बिल्कुल सिंपल हो रहा है, इसको बिल्कुल सिंपल ही कर दो। सिक्सटीन और 32 है ना, तो ये 16 1 16, 16 2 32। अब एक है 3:1 और दूसरा है 3:2। जॉन डल्टन साहब का ये लॉ ये फरमा रहा है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि दो ही एलिमेंट्स मिलकर लाखों की तादाद में कंपाउंड्स बनाने लग जाए, मतलब दो या दो तीन एक जैसे ही एलिमेंट्स मिलकर अलग अलग कंपाउंड बना दें, तो उसमें एक एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स रहता है और दूसरे एलिमेंट का मास हमेशा चेंज होता है। और चेंज भी कैसे होता है, उसी के टेबल में। जैसे देखो 16 1 16, 16 2 32। तीसरा होता तो 16 3 48 हो जाता, यानी कि उसका रेशियो क्या बनता, 12:48 बनता, अगर होता तो। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर तैयबा को क्लास में एंटर कर लें, उनका नेट बंद हो गया था ना, तो वो आउट हो गए। ठीक है बेटा, कर लिया। थैंक यू सर। सही बेटा, ये बात समझ में आ गई? कोई सवाल इसमें किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है। अच्छा जी, अगला लॉ हमारे पास लॉ ऑफ
अच्छा भाई, अब ये हमारे पास अगला लॉ है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है ना, वो क्या है कि आपके पास मिसाल के तौर पर, बात को ध्यान से समझिएगा, आप कार्बन और ऑक्सीजन को डायरेक्टली एक दूसरे से मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बजाय इस सीधे रास्ते को इस्तेमाल करने के थोड़ा टेढ़ा रास्ता इस्तेमाल करें। अच्छा, क्या टेढ़ा रास्ता सर? मतलब आप पहले कार्बन को बजाय ऑक्सीजन से डायरेक्टली मिलाने के एक फिक्स एलिमेंट यानी हाइड्रोजन जिसके फिक्स मास से आप इसको मिला दें, तो ये कंपाउंड बनेगा मीथेन, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के साथ भी आप यही करें, बजाय इसको डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ मिलाएं आप, मतलब कार्बन के साथ मिलाएं, आप इस ऑक्सीजन को भी इसी फिक्स मास के एलिमेंट से, यानी कि इसी एलिमेंट से मिला दें। अब कार्बन इधर हाइड्रोजन के साथ मिलके अलग कंपाउंड फॉर्म कर गया, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके अलग कंपाउंड फॉर्म कर गया। अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों कंपाउंड्स को जो इनडायरेक्ट मिलाने पर बने, यानी कि CH4 और H2O, इन दोनों को आप आपस में मिला लें तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब बजाय सीधे सीधे चलने के आप पूरे चौरंगी घूम कर आए। अब ये लो, ये कह रहा है कि आप अगर ऐसा करते हैं, चौरंगी घूमकर आते हैं, तो ये काम चौरंगी घूमना आपके लिए मुमकिन होगा या नहीं, वो ये लॉ बता देगा। मतलब जब आप ये चौरंगी घूम रहे होंगे तो इन कंपाउंड्स का जो यहां पर बन रहे हैं उनका रेशो और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो या तो बिल्कुल सेम होना चाहिए या फिर सिंपल मल्टीपल होना चाहिए, तभी यह मुमकिन है, वरना चौरंगी घूमना मुमकिन नहीं है। लफ्जी एतबार से बात समझ में आई? अभी एग्जाम्पल दूंगा इसकी। यस सर। यस सर। ठीक है।